विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इसके बाद सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि सत्र ज्यादा से ज्यादा दिनों का हो, इसकी मांग की गई थी, लेकिन फिर भी सत्र छोटा रखा गया। ये समय पर्याप्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस कह रही है, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं, शिव डहरिया कह रहे हैं कि 7 दिनों का सत्र पर्याप्त है। विपक्ष के पास वैसे भी कोई मुद्दे हैं नहीं और बीजेपी नेता तो सदन छोड़कर हमेशा भाग ही जाते हैं। नोटिफिकेशन के पहले इसकी मांग के थे सरकार से भी और स्पीकर साहब से भी कि कम से कम में 10 दिन का सिटिंग होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जिस प्रकार से समस्याएं हैं, चाहे वो खाद बीज का मामला हो, घटनाओं का मामला हो, माफियाओं का मामला हो, अनेक प्रकार के जो मामले हैं, उसको उठाने के लिए पर्याप्त अवसर विधानसभा में मिलना चाहिए। सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस की सरकार इससे भागना चाहती है। सत्र जितना छोटा कर सकते हैं उसमें रिकॉर्ड बना रहे हैं और जो जनहित के मुद्दे जो आने चाहिए, सत्र छोटा होने के कारण में जनहित के मुद्दे भी आने से बच जाते हैं। केवल अपने सरकारी कार्य निपटाने तक के सत्र को एक मशीन बना लिया है। 13 सत्र इस विधानसभा का लगातार हो गया और जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत किया जाता है उतने दिन भी वो सदन में बैठ करके चर्चा करने से कतराते क्यों हैं, सदन से भागते क्यों हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं लेते। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। विधानसभा में क्या मुद्दे उठाते हैं? देखिए, विधानसभा में हल्ला कर लेते हैं और पलायन करके भाग जाते हैं। कहीं चर्चा करते हैं क्या विधानसभा में? जो इस तरह की बातें करते हैं, विधानसभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय उनको दिया जाता है, लेकिन चर्चा के बजाय वो पलायन कर जाते हैं। कवर्धा में 10 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंड में बसों की जगह गोबर के उपले रखे जा रहे हैं। बस स्टैंड का निर्माण 2 साल पहले हो चुका है। इसके 2 साल बाद भी लोकार्पण नहीं हुआ, जिससे करोड़ों की लागत से बना बस स्टैंड खंडहर बन रहा है और यहां उपले देखकर लगता है कि ये गोठान है। लेकिन जिले में बीजेपी सरकार के समय इसका निर्माण हुआ था और प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई, जिसके बाद से ये बस स्टैंड खंडहर बन चुका है। अब वो कंडे, अभी बरसात है और कंडे हमने बनवाए हैं, वो तत्कालिक व्यवस्था के लिए अभी रख दिया गया है। जिस दिन बस स्टैंड लोकार्पण होगा उस दिन हम उसको अन्यत्र। दुर्ग जिले में इन दिनों कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन अधिकांश विकास कार्य अधूरे हैं। इस बीच बारिश का मौसम आ गया और इसकी वजह से विकास कार्यों को पूरा कर पाना अब मुश्किल हो रहा है। सबसे ज्यादा समस्या भिलाई रायपुर 4 लेन पर आ रही है, जहां पर 5 फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, लेकिन ये अधूरे हैं और ब्रिज के निर्माण कार्य की वजह से गड्ढे, मलबा जैसी कई चीजें सड़क पर हैं और एक दुर्घटना होने की आशंका भी एक तरफ बनी रहती है, दूसरी तरफ गड्ढों में पानी भरने से भी कई बीमारियों का खतरा फैलने की आशंका रहती है। बारिश आ चुकी है और दुर्ग जिले में कई कार्य ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सबसे प्रमुख पावर हाउस का क्षेत्र है, 4 लेन सड़क है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, मगर जो कार्य अधूरा है उसकी वजह से कैसी परेशानियाँ हो सकती है। देखिए, पूरा मलबा पड़ा हुआ है और बारिश जब आएगी तो ये मलबा कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा इससे। और इसके तरह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब बाजू में नाली बनाई कितनी डेंजरस हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि सर्विस रोड ही बची हुई है, जहाँ से एकमात्र करीब 10 से 15 फीट की ही ये चौड़ाई है, जहाँ से जितने भी भारी वाहन से लेकर लाइट वेट गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से गुजरती हैं। और जब बारिश होती है तो यहाँ की स्थिति और भी खतरनाक होती है। लेकिन गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, नालियाँ अधूरी पड़ी हुई है, मलबा डला हुआ है
ओवरब्रिज का जो काम है वो लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। दुर्ग जिले के कलेक्टर ने कहा था कि बारिश के पूर्व यहाँ पर काम किया जाए और बल्कि लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि मैं उस तरफ कि देखिए, मैं जो बता रहा हूँ कि किस तरह खतरनाक हो सकता है, किस तरह से सड़क दुर्घटनाएँ हो सकती है और पानी के जब गिरेगा तो किस तरह से लोगों को परेशानियां होंगी। हमारे साथ तो कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि देखिए, बारिश हो रही है, दुर्ग जिले में कई काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, किस तरह से खतरनाक स्थिति बन रही है। बेहद ही खतरनाक स्थिति है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आम जनता से कोई सरोकार नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि केवल अपने बंद एसी रूम में बैठकर सारी योजनाएं बनाते हैं और उसी को कागजों में दिखा देते हैं कि पूरी हो गई है। आम आदमी पीस रहा है। लोगों ने यही गुजारिश की है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन कार्यों की ओर ध्यान दिया जाए ताकि जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। बलौदाबाजार जिले में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई जा रही पुलिस की तरफ से। इस कड़ी में 24 घंटे में पुलिस ने 40 लोगों के लाइसेंस निरस्त किए। यातायात पुलिस ने पिछले 3 महीने में 100 से ज्यादा लोगों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। जो लोग मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं, रॉन्ग साइड से वाहन चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो रही है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से लाइसेंस निरस्तीकरण में हम जो तेज गति से वाहन चलाते हैं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन चलाते हैं, सिग्नल जम करते हैं, खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं, तो उनमें लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होती है। जिसमें से हम लोग अभी तक 76 लाइसेंस को निरस्तीकरण कर चुके हैं आरटीओ के माध्यम से। और इसी प्रकार हमको कल निर्देश प्राप्त हुआ था कि आप आबकारी एक्ट में जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनमें कार्रवाई कीजिए। पूरे जिले भर में कल इस अभियान में कार्रवाई किया गया, जिसमें से करीबन 40 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई की है, जिनका भी लाइसेंस निरस्तीकरण। कोरबा जिले के कोनकोना गांव का एक ऐसा परिवार है जो अपने मासूम बच्चे को तिल तिल कर मरता देखने के लिए मजबूर है। बच्चा पिछले 4 साल से गंभीर बीमारी की चपेट में है, लेकिन माता पिता पिछले 1 साल से इसका इलाज भी नहीं करा पा रहे। अपने बच्चे को बचाने के लिए यह असहाय माता पिता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पिछले 1 साल से इस मासूम का इलाज बंद है। वजह है गरीबी। माँ बाप ने 3 साल तक बच्चे का इलाज छत्तीसगढ़ के हर उस अस्पताल में करवाया जहां उसके ठीक होने की आस जगी। इन 3 वर्षों में इस बच्चे के इलाज में इनकी जमा पूंजी खर्च हो गई, यहां तक कि जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले इन गरीब माँ बाप के पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। रायपुर के डॉक्टर है बोलिस कि आप मन बच्चा ला ठीक करना चाहत हो तो इलाहाबाद लेके जावा, तो इलाहाबाद के हॉस्पिटल में ले जाए भाई मन असमर्थता जताते हैं। हमारे तरफ से जो होते हमन पंचायत ले करथन, लेकिन वह बिल्कुल काफी नहीं है। कोरबा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर कोनकोना गांव के इस बेबस परिवार की ग्रामीणों ने अपने सामर्थ्य के मुताबिक मदद की। तो मंदिर पौड़ी भेजत रही ने कि अच्छा पढ़ते लड़का है ऐसे करके। वहां से 6 महीना स्कूल गई से 6 ले 7वां महीना में ओकर तबियत अचानक खराब होना शुरू हुई से। एक दिन घर में ओला चक्कर आई, चक्कर आइस तो गिर गए। ओकर बाद फिर हाथ पैर सब पैरालिसिस हो रखे है। अब वन अपन क्षमता अनुरूप पौड़ी से लेके कोरबा, बिलासपुर, रायपुर लेके ट्रीटमेंट करें अपन हैसियत अनुसार, लेकिन अब के डेट में आर्थिक स्थिति कमजोर होए के कारण कुली रोजी मजदूरी करते हैं मन, तो आगे की इलाज नहीं करेंगे। इस परिवार को अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी ऐसे मसीहा की तलाश है जो इनके बच्चे का इलाज करवा सके। डॉक्टरों ने बादल को इलाज के लिए यूपी के प्रयागराज ले जाने की सलाह दी है, लेकिन ले जाए भी तो कैसे? अब इस परिवार की उम्मीद की आखिरी किरण सूबे के मुखिया भूपेश बघेल है। ये कका से अपने बच्चे का इलाज करवाने की गुहार लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी फरियाद वहां तक पहुंचे जहां से मायूसी के घोर अंधेरे में घिरे इस परिवार के चेहरे की मुस्कान लौटी और उम्मीद का दिया बुझने से पहले एक बार फिर घर का चिराग जगमगा उठे। बघेल से प्रार्थना है कि हमारे बच्चा ला ठीक कर दे। बहुत दिन बीमार पड़े हैं, 9 साल हो गए हैं। करवा
अब हम इलाज करवाते, गरीब आदमी है, रोटी करके खाता। 4 साल है, 9 साल का है, लेकिन 4 साल हुए बीमार। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। कोरबा में प्रदेश की लोक कला को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक नृत्य और संगीत को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से दर्री पुलिस ने खाकी के रंग लोक कला के संग कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश DL कचकवार मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर रानू साहू, SP भोजराम पटेल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले भर से आए स्थानीय कलाकारों ने लोक कला की एक से एक बढ़कर प्रस्तुति दी, जिसका कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। हम नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति पहुंचा रहे हैं। यदि जो पीढ़ी संस्कृति नहीं जानता है, जिन्हें वो अपनी मूल जो है संस्कृति कटने के बाद एक ऐसा वृक्ष होता है जिसका जड़ कट जाता है, और जड़ कटने का परिणाम क्या होता है, वो वृक्ष खत्म हो जाता है। संस्कृति को जीवंत रखने के लिए जरूरी है इस तरह कार्यक्रम आयोजित होते रहे लगातार। पुलिस डिपार्टमेंट ने सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आज एक नई शुरुआत की है कि हमारी खाकी जो है हमेशा स्कूल में या अलग अलग कैंपों के माध्यम से अपना काम करती थी, लेकिन पहली बार आज हमारी पुलिस टीम ने खाकी के रंग के साथ में लोक कला को जोड़ा। ऐसे लोक कलाकार जिनको अभी तक जैसे मंच प्राप्त नहीं होता था, उन लोगों को हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने एक मंच दिया। कवर्धा में पुलिस की नौकरी ज्वाइन किए आरक्षकों को पहली पोस्टिंग मनचाही मिली। पहली बार वर्दी पहनकर ड्यूटी में जाने के लिए थानों का चयन लॉटरी सिस्टम से किया गया। इस पूरी कवायद के दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई। 65 नव आरक्षकों को अपने लिए थाना चुनने का मौका दिया गया ताकि वे अपना काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से कर सकें। हमारे 9 आरक्षक थे जिनकी अभी वर्तमान में ट्रेनिंग पूर्ण होकर के वापस जिले में मत दिए थे। इनकी पहली पदस्थापना किया जाना था। पहली पदस्थापना चूँकि किया जाना था और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें शामिल रहती। पहली पदस्थापना उसको हमेशा जीवन भर याद रहता है। ये मेरे मन में था कि इनको एक प्रकार के निष्पक्षता का और पारदर्शिता का एक संदेश देना है। इसी के तहत में इन सभी पुलिस से किसी तरह की शिकायत करनी हो, पुलिस की मदद लेनी हो तो लोगों को थाने जाना पड़ता है, लेकिन बलरामपुर में पुलिस खुद लोगों के पास पहुंच रही है। लोगों की सुविधा के लिए अनोखी पहल की गई है। पुलिस मोबाइल थाने के साथ हाट बाजार में जा रही है। मोबाइल थाने के जरिए लोगों को शासन की योजनाएं, कानून की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने लोगों को नशे से दूर रहने के लिए भी समझाया है। बालोद जिले के रिहायशी इलाकों में हाथियों का दल घूम रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में खौफ है। बीती रात जिले के मर्रामखेड़ा गांव में घुसे हाथियों ने 4 किसानों के घरों को नुकसान पहुंचाया और घर में रखे धान को खा गए। ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागे। रात में ग्रामीण हाथियों के डर से रत जगह भी करने के लिए मजबूर हैं। 24 हाथियों का यह दल है। जिले के वनांचल क्षेत्र के गांवों में ये घूम रहा है और खेत में लगी गन्ने और केले की फसल को चौपट कर रहा है। हाथियों के दल ने कई मकानों को भी नुकसान पहुंचाया है।